नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारी खास पेशकश में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी के सदस्यता सम्मेलन की, जहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपने सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी ने विधानसभा सीटों के हिसाब से 270 प्रवक्ताओं का चयन किया। इस सम्मेलन में जहां एक ओर पार्टी ने कई नए और पुराने नेताओं को जगह दी, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल और बंसी लाल परिवार के नेताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, यानी कि उनको अलग रखा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का प्रोग्राम में खास स्वागत है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। ये बीजेपी है, कोई भी फैसला ले सकती है। प्रदेश की सियासत में अब पार्टी ने फिर चौंकाया है। 10 महीने में केंद्र, राज्य और निकायों में छोटी सरकार बनाने के बाद बेधड़क होकर पार्टी फैसले ले रही है। हालांकि अब प्रदेश में चुनाव 4 साल के बाद ही होने हैं, फिर भी कार्यकर्ताओं नेताओं को एक्टिवेट करने के लिए अब 8 और 9 अप्रैल को सभी 90 विधानसभाओं में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन चल रहे हैं। खास बात यह है कि 90 विधानसभाओं के लिए जो 270 प्रवक्ता वक्ता बनाए गए हैं, उनमें 2 पूर्व सीएम भजन लाल और बंसी लाल परिवार के किसी सदस्य को जगह नहीं दी गई है। उल्टे चौधरी बंसी लाल के गढ़ रहे भिवानी में इस परिवार के धुर विरोधी रहे और खिलाफ कई चुनाव लड़ चुके बीजेपी सांसद धर्मवीर को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। 10,000 लोगों की भीड़ हांसी क्षेत्र से जाएगी। इसी तरह से हमारे यहाँ बरवाला है, हिसार है, नलवा है, आदमपुर है, उकलाना है। हिसार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र से अच्छी खासी भीड़ आने वाली है और आस पड़ोस के जिले से, जींद से, भिवानी से, फतेहाबाद से, सरसा से। इसी तरह लोकसभा चुनाव में पूरी कोशिश के बाद भी कुलदीप बिश्नोई टिकट नहीं पा सके थे। राज्यसभा की बारी आई तो ये पद भी किरण चौधरी ले गई। लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने प्रचार नहीं किया तो सीएम नायब सैनी को उन्हें मनाने हिसार जाना पड़ा। पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई के करीबी विधायक रणधीर पनिहार को ही प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। यानी पार्टी के सम्मेलनों में दोनों बड़े और ताकतवर परिवारों भजन लाल और बंसी लाल परिवार को हाशिए पर धकेला गया है, जबकि बीजेपी ने 90 विधानसभाओं में अपने जीते हुए और हारे हुए नेताओं को ही सम्मेलनों के लिए प्रवक्ता बनाया है। सच भी है, सियासत में अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर आना जाना लगा रहता है। यानी कभी भजन लाल और बंसी लाल टिकट बांटते थे, नेताओं के भाग्य विधाता थे, और अब प्रवक्ताओं की सूची में भी परिवार के किसी सदस्य को जगह नहीं मिली। हालांकि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी इस वक्त सरकारी विदेश दौरे पर हैं। मतलब बीजेपी ने अपने मूल काडर को ही तवज्जो दी है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्योंकि कल जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा के करीबियों को टिकट मिला, जो टिकट के दावेदार थे, जो मजबूत थे, उनको टिकट नहीं मिला। इस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही। लेकिन बीजेपी की बात करें तो यहां पर कुछ भी तय नहीं है, चाहे वो आपके करीबी हो, दूर के हो, यहां पर कुछ भी संभव नहीं माना जाता है। वही आज कुछ देखने को मिला, क्योंकि बंसी लाल और भजन लाल परिवार के खिलाफ बीजेपी की जो सख्ती है वो सामने से नजर आ रही है, क्योंकि दोनों परिवारों के नेताओं को प्रवक्ता नहीं बनाएगा और ये बीजेपी के भीतर की राजनीति और रणनीति बदलाव को दर्शाता है। देखिए जया, हमेशा फैसले हालात के हिसाब से लिए जाते हैं। देखिए 2014 में जब बीजेपी मजबूत होकर उभरी, अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ और मोदी जी का उफान हुआ, एक तरह से मोदी मोदी हुआ जब लोगों ने सुना। हालात बदले तो चूंकि तब कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। लग रहा था कि जिस तरीके से घोटाले सामने आए कि मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये लग रहा था और हुआ भी वैसा ही। जैसे जैसे बीजेपी मजबूत हुई, उसने अपने विरोधी
पक्ष जो था दूसरा कांग्रेस की अपनी अंदरूनी कमजोरी रही कि संगठन नहीं बना, गुटबाजी रही, घोटाले थे, लोगों का कांग्रेस से मन उतर गया था। बीजेपी एक चमकदार पार्टी, मोदी जी की चमक, संगठन मजबूत, सपने मजबूत दिखाए गए, तो बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और कुछ को बीजेपी ने कांग्रेस से छीन लिया। बहुत सारे लोग, मेरे को लगता है आधा दर्जन से ज्यादा मजबूत नेता बीजेपी में आए थे 2014 के बाद से, मजबूत नेता जो प्रदेश स्तर के थे। लेकिन उनमें कुछ लोग जैसे राव इंद्रजीत है, वो पूरी तरह अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। इसकी वजह यह कि वो खुद मजबूत है, उनकी जमीन मजबूत है, इसलिए बीजेपी को भी उनकी जरूरत है राव इंद्रजीत की। बहुत सारे लोग, आप देखिए अरविंद शर्मा थे, अरविंद शर्मा भी कांग्रेस में थे कभी, लेकिन बीजेपी में आए, एक बार एमपी बने रोहतक से, फिर हार गए, फिर उनका पुनर्वास हुआ है, विधानसभा चुनाव लड़कर अब मंत्री बन गए और मुख्यमंत्री से अब उनकी खूब पटती है और करीबी लोगों के मुख्यमंत्री के। कुलदीप बिश्नोई दरअसल शुरू से महत्वाकांक्षी थे। हमने देखा जब उनकी अपनी अलग पार्टी बनी थी जनहित कांग्रेस, भजनलाल को मुख्यमंत्री ना बनाकर पार्टी ने भूपेंद्र हुड्डा को बनाया। कुछ साल तो ठीक रहा, लेकिन अलग पार्टी बनाई हरियाणा जनहित कांग्रेस। चौधरी भजनलाल बुजुर्ग होते चले गए, कुलदीप बिश्नोई के हाथों में बागडोर आई, वो गलत फैसले लेते गए, इमेच्योर पॉलिटिक्स की महत्वाकांक्षी रहे हमेशा से। आज नतीजा ये है कि ना तो वो कांग्रेस में रहे और बीजेपी में उनका ये हर्ष रहे कि आप देखिए बेटा चुनाव हार गया, खुद टिकट मांग रहे थे लोकसभा की, नहीं मिली, घर बैठ गए, मुख्यमंत्री ने मनाया। बहुत सारे, मतलब बंसीलाल का जो परिवार था उनका पुनर्वास जरूर हुआ है, क्योंकि उनके सारे रास्ते नहीं बचे थे। जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने टिकटों का बंटवारा किया, जिस तरीके से लोकसभा में 5 सीटें बीजेपी 5 कांग्रेस की रही, लेकिन अब किरण चौधरी का जिस तरीके से हुड्डा पर बार बार निशाना साधना की, ये किसी की नहीं चलने देते। हालांकि किरण चौधरी भी कई बार मंत्री रही है, एक बड़े खानदान से आती है, चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू है। चौधरी बंसीलाल की बहुत साख रही है हरियाणा में, जब तक वो कई बार 4-5 बार मुख्यमंत्री वो भी रहे, केंद्र में रेल मंत्री रहे, इंदिरा गांधी, संजय गांधी के टाइम, फिर राजीव गांधी, मतलब बहुत प्रभावी भूमिका में थे कभी। लेकिन चौधरी बंसीलाल के परिवार का ये था, इनके पति सुरेंद्र सिंह, जब 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। तो मतलब बहुत परेशानियों से गुजर रही थी किरण चौधरी भी। तो बीजेपी में उनको ठिकाना मिला, उनको भी राज्यसभा में भेजा, बेटी को चुनाव लड़वाया, टिकट दिलवाई, वो भी मंत्री है, इनका पुनर्वास हुआ। लेकिन कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल का जो परिवार है, बड़े बेटे जो इनके हैं, कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन, आज तक वो कांग्रेस में है और अब वो विधायक भी है कांग्रेस से। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को जो महत्वाकांक्षा उनकी थी, जितना वो चाह रहे थे, उनको कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला उनको। 2014 से भी पहले की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने अलग पार्टी बनाई, बीजेपी में आए, कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ते छोड़ते भी उन्होंने बीजेपी का राज्यसभा में सांसद में अपनी भूमिका दिखाई थी। अब टिकट मांगते थे, बेटे को टिकट मिली, वो हार गए, तो एक तरह से हाशिए पर चले गए। लेकिन ये जो प्रवक्ताओं की बात करें, वक्ताओं की, जो 2 बड़े घराने भजनलाल और बंसीलाल, इनके जो बड़े नेता थे परिवार के, जिनको आगे विरासत संभालनी थी, उन्हीं को बीजेपी अब अपने तरीके से चलिए। बीजेपी पर दबाव नहीं है, तीसरी बार की सरकार है, मोदी जी बैठे हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री, तीसरी बार सरकार बनी है, तो बीजेपी को लगता है अब कुछ लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, जाए तो जाए कहां। बीच में एक खबर भी आई कि शायद कुलदीप बिश्नोई कोई अगली सोच ले, रणनीति बना रहे कि मैं अब करूं क्या। कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस की तरह आज चौराहे पर खड़े हैं, क्या करे क्या ना करे, बड़ी परेशानी वाली स्थिति है उनके साथ। अब बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि बीजेपी में कुछ भी कहना या कुछ भी तय होना यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी तय है। सब कुछ यहाँ पर अचानक से होता है और किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, वो चेहरा भी तय नहीं होता है। बहरहाल ना देखा जाता है कि करीबी है, तो इस तरह से बीजेपी की जो रणनीति है, जो आगे की बनाई जाती है, वो चलती है। बहरहाल अगर महेश बात करें भजनलाल परिवार की, तो इनकी राजनीतिक स्थिति 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से काफी ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ी, क्योंकि इस दौरान कुलदीप बिश्नोई जो इस परिवार के प्रमुख सदस्य है, हिसार से लोकसभा टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यह टिकट रणजीत चौटाला को दे दिया था। देखिए पर भी आऊंगा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय को मैं यहां उठाने की जरूर कोशिश करूंगा। दरअसल हमारा विषय यह है कि
जो सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें वक्ता की भूमिका इन परिवार सदस्यों को आखिर क्यों नहीं दी गई? क्यों बंसीलाल परिवार को वक्ता नहीं बनाया गया? क्यों भजनलाल परिवार को वक्ता नहीं बनाया गया? इसका बेहद आसान जवाब मुझे नजर आ रहा है। दरअसल सबसे आसान जवाब क्या है कि यहाँ इस सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के लोग दरअसल एक क्लासरूम लगा रहे हैं, उसमें एक लेक्चर की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। कौन लोग ये लेक्चर दे रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा को समझते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा को समझते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन व्यवस्था को समझते हैं, जो आरएसएस की राजनीति में भूमिका को समझते हैं, ऐसे लोगों को ही वक्ता बनने का मौका यहाँ पर दिया गया। अब ये कैसे हो सकता है कि भजनलाल परिवार को जो है वक्ता बना दिया जाए, जबकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में अभी तक बसे नहीं है, रचे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के वक्त किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई बेहद नाराज बने हुए थे और उनका दबाव भी जो है पार्टी आलाकमान पर देखने को मिला था। इसके साथ ही यहाँ पर जिक्र मैं बंसीलाल परिवार का करूं तो ना तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को अभी तक श्रुति चौधरी जानती है, भले ही कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें बना दिया गया, और ना ही किरण चौधरी अभी तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझती हैं। तो ऐसे में संगठन से जुड़े लोगों को वो क्या संदेश दे सकती हैं? यहाँ पर एक संदेश देने की जरूरत है, एक मैसेज को प्रोपोगेट कर रहे हैं। और खास बात आपको जानकर हैरानी होगी कि तमाम जिन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है उनको अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। अलग अलग टॉपिक्स में किन लोगों को कौन सा टॉपिक दिया गया है? जिसके पास स्पेशलाइजेशन उस टॉपिक का है, उस टॉपिक पर बोलने की सबसे बेहतरीन क्षमता जिस नेता के पास है, वो टॉपिक उन्हें दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक संगठन से जुड़े प्रदेश स्तर के नेता को टॉपिक ये दिया गया कि 11 सालों में 11 साल के करीब जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, चाहे वो केंद्र की सरकार की भी बात की जाए और यहाँ पर हरियाणा प्रदेश की सरकार भी उसमें जोड़ी जा रही है। इन 11 सालों में क्या बदल गया, पहले क्या था और आज क्या परिस्थितियां देश में हैं? भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव क्यों जीतती है, उसके राज क्या है? वो राज बेपर्दा किए गए हैं, लेकिन किन लोगों के सामने किए गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों के सामने वो राज बेपर्दा किए गए हैं। वो राज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक के बाद एक चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और प्रसार और बढ़ावा, यानी बीजेपी का परिवार कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय पर जो है लेक्चर दिए जा रहे हैं। और किन लोगों को दिए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों को दिए जा रहे हैं। भजनलाल परिवार इस विषय पर कुछ नहीं बोल सकता है, कुछ समझ उनके पास नहीं है, कोई रीति नीति वो नहीं पहचानते और ना ही यहाँ पर बंसीलाल परिवार को इस तरह की कोई समझ है। तो आपके सवाल का सटीक जवाब यह है कि ये लोग उन विषयों पर बोलने में सक्षम नहीं थे, इसी वजह से इन्हें वक्ता नहीं बनाया गया। अब आप जिक्र कर रहे थे भजनलाल परिवार का, यही जवाब जो है मैं दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को ना तो कुलदीप बिश्नोई अभी तक समझ पाए हैं और ना ही भव्य बिश्नोई अभी तक समझ पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी के लिए जगह कहां है? जब यहां हरियाणा विधानसभा की टिकटों का फैसला किया जा रहा था और नलवा विधानसभा क्षेत्र जो कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ लगता इलाका है और भजनलाल परिवार का यहां पर प्रभाव माना जाता है, करीब 10 से 11 हजार जो है बिश्नोई वोट भी नलवा विधानसभा क्षेत्र में है। तो यहां पर एक पैनल बनाया जा रहा था जिसमें दो नाम जो है रखे जा रहे थे। नलवा विधानसभा क्षेत्र से 2 नाम रखे गए जो कि उस वक्त के मौजूदा विधायक थे रणबीर गंगवा, अब उन्हें बरवाला शिफ्ट कर दिया गया था। कुलदीप बिश्नोई की जिद के बाद कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह के सामने ये जिद रख दी कि एक ही नाम जो है पैनल में रखा जा सकता है, 2 नाम आप नहीं रखेंगे। और उस वक्त कुलदीप बिश्नोई की बात को मान लिया गया था, मजबूरी थी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बेहद संवेदनशील स्थिति में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। उस वक्त यहाँ पर रणधीर पनिहार को नलवा की टिकट दिलवाने की जिद जो है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की गई थी। पैनल में सिर्फ और एक ही नाम जो है रणधीर पनिहार का रखने की जो जिद है वो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की गई थी और यही मजबूरी थी कि यहाँ पर रणबीर गंगवा को नलवा विधानसभा क्षेत्र से रिप्लेस कर यहाँ पर बरवाला विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया गया था। हालांकि वहां से उन्होंने जीत हासिल की और मौजूदा सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो बने हुए हैं। तो साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूं कि यहाँ पर जिस तरीके से दबाव की राजनीति कुलदीप बिश्नोई कर रहे थे और जिस तरीके से अभी भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो नायब सिंह सैनी आज भी हिसार में मौजूद थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कब आएंगे? कुलदीप आएंगे 10 अप्रैल की तारीख को और उस वक्त अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की बात जो है वो आज प्रेस नोट के जरिए सामने रखी गई है। तो कुलदीप बिश्नोई अपने इलाके से भी नादारद है, उनके बेटे जो है भव्य बिश्नोई वो भी अपने इलाके से नादारद है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा गया कि अमेरिका में जो है उन्हें पोती और पोता हुआ है, दोनों जो बेटे
बेटे, उनकी शादी की गई थी, दोनों को एक एक जो है पुत्र रत्न और पुत्री रत्न की जो प्राप्ति है दोनों को हुई है। तो ऐसे में ये पारिवारिक एक समारोह आप कह सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके राजनीति से दूरी कुलदीप बिश्नोई बनाए हुए हैं। तो साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूं कि बीजेपी के रीति नीति को ना तो कुलदीप बिश्नोई अभी समझ सके हैं और यही वजह है कि उन्हें वक्ता नहीं बनाया जा सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर दोनों ही परिवार को अलग रखा गया। वीरेंद्र जी, अगर बात करें तो बीजेपी का जो ये फैसला है क्या दर्शाता है, पार्टी को क्या संदेश देता है? देखिए, ये जो बीजेपी ने जो ये वक्ता बनाए हैं ये 8 और 9 अप्रैल के लिए हैं। कोई पार्टी का कोई बहुत बड़ा दायित्व नहीं है जी। और ये जो लोग उपलब्ध हैं, देखिए कुलदीप बिश्नोई भारत में नहीं है, भव्य बिश्नोई भारत में नहीं है, तो जो लोग यहाँ उपलब्ध ही नहीं है तो उनको वक्ता बनाने का कोई उचित ही नहीं है। इस तरह से जो है अपने जो किरण चौधरी है वो भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में जो लोग उपलब्ध नहीं है, जो भारत में ही नहीं है, तो उनको वक्ता बनाने का कोई उचित नहीं है। तो पार्टी की एक व्यवस्था है, इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि भजनलाल परिवार का या बंसीलाल परिवार से कोई नहीं बनाया गया। ये तो वक्ता है, देखिए 270 वक्ताओं की सूची है, कोई इतना बड़ा दायित्व नहीं। 8 और 9 अप्रैल तक सीमित भूमिका है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। विधानसभा संयोजक भी बनाए गए हैं, तो इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ जो लोग उपलब्ध हैं, जो लोग उस दिन के 8 और 9 अप्रैल के कार्यक्रम में जा सकते हैं, सिर्फ उनका ही बनाया गया है, उनको ये दायित्व दिया गया है। और इसमें अगर हैरानी की बात है तो हैरानी की बात यह है कि इस जो वक्ताओं की सूची में जो है उनका जो राज्यसभा के सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा, जो निर्दलीय सांसद हैं, उनका नाम शामिल किया गया है। नारायणगढ़ के वक्ताओं की सूची में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उनका नाम रखा गया है। जो कार्तिकेय शर्मा पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, निर्दलीय चुने जाने के बाद तो निर्दलीय रहता है, वो किसी पार्टी की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। अगर पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, अयोग्य घोषित हो जाता है। ये बात हैरानी करने की है। इसमें खबर ये नहीं है कि भजनलाल का परिवार या बंसीलाल का परिवार, क्योंकि वो जो है ही नहीं, जब वो भारत में उपलब्ध नहीं है, जब वो विदेश गए हुए तो उनका नाम सूची में आ नहीं सकता। इसमें असली सार ये है कि कार्तिकेय शर्मा को कैसे सदस्य बना दिया, वो जो इसका वक्ता बना दिया, जबकि वो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अगर वो गतिविधि में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता जाती है। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है तो कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर फिर उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। जैसे 10 वर्ष पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था राज्यसभा की सीट से, फिर दोबारा राज्यसभा का उपचुनाव लड़ा था और सदस्य बनकर आए थे भारतीय जनता पार्टी से। तो इसलिए हालांकि देखिए शक्ति रानी शर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, कार्तिकेय शर्मा की मां है, वो सदस्य हैं, उनको वक्ताओं की सूची में रखा गया नाम। लेकिन कार्तिकेय शर्मा को देखिए ना तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है स्टार प्रचारक बनाया गया, ना विधानसभा चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक बनाया गया, क्योंकि वो बन नहीं सकते। एक संवैधानिक बाध्यता है कि जो निर्दलीय होता है वो निर्दलीय रहता है, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। अब ये हैरानी की बात है कि उनको कैसे शामिल कर लिया गया वक्ताओं की सूची में। तो ये हो सकता है, ये चूक भी हो सकती है, ये कई कारण हो सकते हैं। तो इसलिए देखिए एक बात है कि कुलदीप बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में जो चुनाव अभियान समिति थी उसके प्रदेश के संयोजक थे, और उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो है युवा मोर्चा के हरियाणा के प्रभारी हैं। तो ये एक इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देखिए पार्टी ने 270 ये वक्ता बनाए। अब गोपाल शर्मा जो है, जो फरीदाबाद जिला भाजपा के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको दायित्व दिया गया, बल्लभगढ़ में वक्ता बनाया गया। और इस तरह अवनीत कौर को जो पहले पानीपत के मेयर रह चुके हैं, उनको इसराना से ये वक्ता बनाया गया। तो पार्टी ने सभी को शामिल करने का प्रयास किया है। तो इसमें ये एक बात है कि बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो हारे हुए नेता है उनको भी प्रवक्ता बनाया गया, उनको भी जगह दी गई है इस सूची में। बहरहाल देवेंद्र, अगर बात करें तो बीजेपी ने जहां दोनों ही परिवार के नेताओं को इसमें स्थान नहीं दिया है, तो वहीं पार्टी ने कई हारे हुए नेताओं को प्रवक्ता बनाया, ये जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब ये भी दर्शाता है कि बीजेपी का जो ध्यान है केवल सत्ता और चुनावी जीत पर नहीं, बल्कि पार्टी के आंतरिक समीकरण और सशक्त नेतृत्व पर भी है। देखिए जया, ये जो 90 विधानसभा के 270 नाम आए हैं, अगर हम देखें जैसे महिपाल ढांडा है, वो विधायक तीसरी बार बने हैं, मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री है, उनको उनका पानीपत ग्रामीण क्षेत्र। प्रमोद विज दूसरी बार विधायक पानीपत में बने हैं, उनको अपना शहरी क्षेत्र का दिया गया। लेकिन जो जीते हैं, जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, जो जहां जीते हैं उनको वो ये काम सौंपा गया, दायित्व सौंपा गया है। लेकिन जो हारे जैसे कंवरपाल गुर्जर हैं और जो बड़े नेता भी हार गए, उनको भी यही पद दिया गया है। सोचा ये जा सकता है कि बीजेपी के जो जीते या हारे, जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनको ये जिम्मेदारी दी गई।
कुलदीप बिश्नोई का एक स्पेसिफिक मामला हम ये कह सकते हैं, ना तो उनको लोकसभा की टिकट मिली और फिर वो रूठ कर बैठ के उन्होंने प्रचार नहीं किया, मुख्यमंत्री गए, उनको मनाया, हालात को संभाला, बेटा की टिकट मिली लेकिन वो चुनाव हार गए। तो उसमें ये है कि जैसे कुलदीप बिश्नोई घर बैठे थे, लेकिन जो लोग बीजेपी में आए हैं उनको संगठन के साथ जोड़ना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए, उनको लगे ताकि रच बस जाए। पार्टी छोड़कर टिकट के लिए आए, राजनीति करना ये जरूरी नहीं है। अगर बीजेपी में लंबे चलना है तो बीजेपी को आत्मसात भी करना होगा ना उनको, और पार्टी उनसे काम करवाए, संगठन का काम क्यों नहीं करवाती? बिल्कुल। अगर किरण चौधरी या श्रुति चौधरी भी अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, ठीक है, उनकी मजबूरियां थी, राजनीतिक मजबूरियां थी। कांग्रेस में वो जिस तरीके श्रुति चौधरी का टिकट काटा गया उस तरीके से फिर पार्टी बदली, किरण चौधरी ने, हालांकि उनका पुनर्वास हो गया, वो विधायक बन के मंत्री बन के किरण चौधरी राज्यसभा में चली गई। लेकिन कुलदीप बिश्नोई, मेरे को लगता है उनकी महत्वाकांक्षा, उनका जो एक्सपोजर वो चाहते हैं कि मैं दिखूं, मैं कुछ हूं, लेकिन उस तरह के ये सांचे में फिट नहीं हो पाए बीजेपी के। यही वजह है कि वो थोड़ा सा इग्नोर्ड महसूस करे। अभी पीछे खबर भी आई थी कि शायद कुलदीप बिश्नोई कुछ फैसला सोच रहे हैं, अब मैं क्या करूं। अब उनके सामने ये स्थिति है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी में उतना वेटेज मिल नहीं रहा और उनकी महत्वाकांक्षी पूरी नहीं हो रही। अभी उनकी लाइफ पड़ी है, अभी राजनीति 20-30 साल कर सकते हैं, लेकिन राजनीति का वनवास काट रहे हैं। और मैं ये समझता हूं बीजेपी को ये मैसेज देना चाहिए था, अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए तो उनसे काम, उस संगठन के काम में रचे बसे, समझे बीजेपी किस तरह की पार्टी है, बीजेपी किस तरह का काम चाहती है, किस तरह का रिजल्ट चाहती है। जो बीजेपी के लोग हैं उनसे घुल मिल करें, तभी तो वो बीजेपी में टिके रहेंगे। अगर इस तरीके से रहेंगे तो मेरे को लगता है कुलदीप बिश्नोई के बारे में जैसे सुना जा रहा है कि कुछ फैसला ले सकते हैं, तो ऐसे हालात में वो भी डामाडोल है। मतलब बीजेपी में जितने लोग कांग्रेसी, इनेलो, दूसरी पार्टियां छोड़कर आए, कुछ तो सेट हो गए, कुछ ऐसे हैं जो आज भी रुल रहे हैं। मैं ये कहता हूं उनकी पूछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह से देखिए महेश, दोनों ही परिवार के नेताओं को नजरअंदाज करने का मतलब ये भी हो सकता है कि बीजेपी अब हरियाणा में नए राजनीतिक समीकरण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा पार्टी ने यह भी संदेश दिया है कि उसने अपने अंदरूनी विवादों, परिवारों से आगे बढ़कर केवल पार्टी के हितों में कार्य करना है। देखिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़े जनाधार वाले नेताओं की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। यहाँ तो उन्हीं लोगों को एडजस्टमेंट सबसे बेहतरीन मिलता है जो मोदी की भाषा को समझते हैं और मोदी की आवाज के साथ आवाज मिलाकर उनके वजूद के साथ ही खुद का वजूद तलाशने की जो कोशिश है वो करते हैं। जिसका अपना वजूद है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं की भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का फैसला राजस्थान में किस तरीके से किया गया सबको पता है। तमाम अलग अलग राज्यों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री तय करना होता है वहां किस तरीके से मुख्यमंत्री तय वो कर रहे हैं। हाल फिलहाल इस दौर में किस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम निर्धारित बीजेपी की तरफ से किया जाता है, तो आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ पर बड़े जनाधार वाले नेताओं की भारतीय जनता पार्टी को अब कोई जरूरत नहीं। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, मोदी के चेहरे पर जीत हो, मोदी के चेहरे पर कुर्सी मिले और जिससे चाहे हटा दें, जिससे चाहे बैठा दें, तो साफ तौर से इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। मैं जिक्र आज हिसार का करता हूं। यहाँ पर हिसार में परिस्थितियां किस तरीके से बदल रही हैं, मैं आपके सवाल के साथ ही इसको रेफर करने की कोशिश करूंगा। सावित्री जिंदल बहुत बड़ा नाम हुआ करता था कांग्रेस पार्टी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब भी चला करते थे तो वो सावित्री जिंदल कहा जा सकता है कि एक शक्ति केंद्र के रूप में आसपास हिसार के इलाके में नजर आती थी। यहां सावित्री जिंदल अब भी नजर आती हैं, मुख्यमंत्री के बेहद करीब खड़ी नजर आती हैं, लेकिन वो ऑरा जो वजूद कांग्रेस पार्टी में सावित्री जिंदल का था यहां नहीं है। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि यहां पर नेता आते तो हैं लेकिन अपने वजूद को खो बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो अपने जनाधार वाले नेता हैं, मुझे लगता है कि वो जनाधार फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में शामिल हो जाता है और नेता अकेला रह जाता है। यहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जो कुछ है आपके पास अगर साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। इस तरह की परिस्थिति हमने देखी है। यहाँ पर जो अलग अलग लोग अपना अपना जनाधार बनाए हुए थे, उनका अपना जनाधार खत्म हुआ। एक उदाहरण एग्जाम्पशन यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है। राव इंद्रजीत, इसका एक एग्जाम्पशन देखने को मिल रहा है। राव इंद्रजीत ने अपनी शर्तों के साथ अब तक हरियाणा प्रदेश में राजनीति की है। हालांकि अपनी बेटी आरती राव को एडजस्ट करने में उन्हें काफी ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन बावजूद इसके हम मानते हैं कि दक्षिणी हरियाणा की 12-13 सीटों पर राव इंद्रजीत अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, अपने हिसाब से टिकटों का फैसला भी वो करवा लेते हैं और अलग से एक आइसोलेशन में अपना वजूद अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में अगर कायम रखा है तो राव इंद्रजीत ने कायम
कायम रखा है। बाकी किसी नेता का, जो कांग्रेस पार्टी में दिग्गज कहलाया करते थे, उनका अपना कोई वजूद आज नहीं बचा है। किसी का वजूद बना हुआ है, भारतीय किसी जनता का नहीं पार्टी का है। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपसे एक छोटा सा सवाल लेंगे, इस पर 30 सेकंड में जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है। बीजेपी अब साफ तौर पर ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी के हित और सर्वोपरि है, उससे किसी परिवार या विशेष दावेदार से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवादी राजनीति का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल, यहाँ सब कार्यकर्ता हैं। ये बात ठीक है कि कई बार जो आज मंच पर हैं वो कार्यकर्ता नीचे भी जा सकते हैं, जो नीचे हैं वो मंच पर भी आ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है। भारतीय जनता पार्टी में क्या फैसला होने वाला है ये किसी को जानकारी में नहीं रहता है। देखिए, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता है। और देखो, महत्वाकांक्षा सभी की होती है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए, लेकिन जो संगठन में काम करता है अंततः जो महत्व है उसी को मिलता है। जी बिल्कुल। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखे कि यह सम्मेलन किया गया बीजेपी का, और ये संदेश भी देता है कि बीजेपी का जो फैसला है वो या तो आप उनके करीबी हो या दूर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको उठा के अर्श से फर्श पर कर दिया जाए ये भविष्य के गर्भ में रहता है। बहरहाल दोनों ही परिवार को यहाँ पर जो नजरअंदाज है वो जरूर महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जो नए चेहरे उनको प्रवक्ता में जगह दी गई है।